गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम विटामिन ई, जिसे कि टोकोफेरॉल भी कहते हैं, उस पर चर्चा करेंगे। मैं सर्वप्रथम बताना चाहूँगी कि विटामिन ई की खोज सन 1922 में इवॉन्स तथा बिशॉप ने की थी। यह तत्व क्रूड वेजिटेबल में पाया जाता है। इन्होंने इस तत्व का नाम विटामिन ई रखा। सन 1924 में सूर नामक वैज्ञानिक ने इसे एंटी स्टेरिलिटी फैक्टर का नाम दिया। फिर सन 1936 में इवॉन्स तथा साथियों ने गेहूं के भ्रूण के तेल से विटामिन ई को शुद्ध रूप में अलग किया। इसकी रासायनिक संरचना के अनुरूप इनका नाम अल्फा बीटा टेकोफेरॉल भी रखा। टेकोफेरॉल जो है एक ग्रीक भाषा का शब्द है। टेकोस फेरॉल से ये बना है। टेकोस का अर्थ होता है शिशु को जन्म देना और फेरो का अर्थ होता है संपन्न करना। ऑल एक अल्कोहल है, ठीक है। इस प्रकार टेकोफेरॉल जो है टेकोस, फेरॉल और ऑल से बना हुआ है। 1937 में इवॉन्स ने टेकोफेरॉल की रासायनिक संरचना की जानकारी दी। अब हम टेकोफेरॉल या विटामिन ई के रासायनिक संगठन और ये कितने प्रकार के होते हैं इसको देखते हैं। टेकोफेरॉल वसा में घुलनशील विटामिन है। इसको दो रूपों में ये पाया जाता है। पहला है टेकोफेरॉल और दूसरा है टोकिटिनॉल। उपरोक्त दोनों प्रकारों में से टेकोफेरॉल जो है वो अत्यधिक क्रियाशील होता है। ये क्या होता है, 3 प्रकार का होता है, अल्फा, बीटा और डेल्टा। अल्फा टेकोफेरॉल, इसमें से भी अल्फा टेकोफेरॉल जो है वो अत्यधिक क्रियाशील होता है। अल्फा टेकोफेरॉल 6 हाइड्रोक्सी क्रोमेन का व्युत्पन्न या डेरिवेटिव्स होता है, जिसमें एक फाइटाइल साइड चेन होती है। इसमें 3 मिथाइल समूह 5वें और 7वें और 8वें स्थान पर होते हैं। इसका रासायनिक सूत्र अगर हम देखते हैं तो वह है, ध्यान से सुनना, C29H50O2 होता है। फिर से बोलूं, इसका रासायनिक सूत्र C29H50O2 होता है, ठीक है। अब अपन आ जाते हैं विटामिन ई की रासायनिक विशेषताओं पर। तो यह क्या होता है, पीले रंग का तेल जैसा पदार्थ है और वसा गोलकों में घुलनशील है। ये ताप एवं अम्ल के प्रति क्या होता है, स्टेबल होता है, अर्थात स्थिर होता है। क्षारीय माध्यम में धीरे धीरे नष्ट हो जाता है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में ऑक्सीकृत हो जाता है तथा इसकी कार्य करने की क्षमता भी जो क्या होती है, कम हो जाती है। फिर विटामिन ई को ऑक्सीकरण प्रतिरोधक विटामिन भी कहा जाता है, क्योंकि विटामिन ई की उपस्थिति में क्या होता है, वसा का ऑक्सीकरण नहीं होता। इसी कारण वसा जैसे घी तेल में दुर्गंध सड़ांश भी उपस्थित नहीं होती है और इसकी इसी विशेषताओं के कारण वसा में उपस्थित विटामिन ए तथा कैरोटीन का भी ऑक्सीडेशन नहीं हो पाता है तथा ये दोनों ही तत्व शरीर में हमारे भली प्रकार से
कार्य कर पाते हैं, परंतु बहुत अधिक रैंसिड युक्त वसा में इसका क्या होता है, ऑक्सीडेशन हो जाता है। सूर्य की पराबैंगनी किरणों में विटामिन ई का विघटन हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार इसकी ये रासायनिक विशेषता हुई। अब हम आते हैं विटामिन ई हमारे शरीर में क्या कार्य करता है। तो इसके कार्यों की इस प्रकार देखते हैं हम कि सर्वप्रथम विटामिन ए तथा केरोटीन के ऑक्सीडेशन को या उन्हें ऑक्सीडाइज होने से रोकता है। इसके अतिरिक्त ये तंतुओं में पाए जाने वाले असंतृप्त अम्लों के स्व ऑक्सीडेशन को भी रोकता है। विटामिन ई के अभाव में असंतृप्त वसीय अम्लों का ऑक्सीडेशन हो जाता है और परिणामतः क्या होता है, तंतुओं में पीले भूरे रंग के पदार्थ भर जाते हैं। दूसरा कार्य ये करता है, लाल रक्त कणिकाओं के निर्माण में मदद करता है। ये लाल रक्त कणिकाओं के ऑक्सीडाइज जो पदार्थ होते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड से टूटने, फूटने एवं नष्ट होने से बचाता है। ठीक है, विटामिन ई के अभाव में आरबीसी क्या होता है, ठीक प्रकार से कार्य नहीं कर पाते हैं और इनका आकार जो होता है वो बड़ा हो जाता है, अर्थात लार्ज साइज के हो जाते हैं, जिससे मैक्रोसाइट्स भी कहते हैं। न्यूक्लिक एसिड के निर्माण के लिए भी विटामिन ई बहुत अधिक आवश्यक होता है और इसकी कमी से मैक्रोसाइट्स एनीमिया हो जाता है। तो ये लाल रक्त कणिकाओं के निर्माण में भी सहायक होते हैं। फिर तीसरा इसका कार्य हम देखते हैं, कोशिकाओं की रचनात्मक एकता को बनाए रखने में भी ये बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। इसके अभाव में कोशों की रचनात्मक एकता बिगड़ जाती है, जिससे कोशिकाओं का बाह्य आवरण, जिसे हम झिल्ली कहते हैं, नष्ट होने लगता है। फिर नेक्स्ट फंक्शन है प्रजनन में सहायक। विटामिन ए प्रजनन के लिए भी अति आवश्यक होता है। इसके अभाव में स्त्री तथा पुरुषों दोनों की ही प्रजनन शक्ति क्या हो जाती है, क्षीण हो जाती है। यौन हार्मोन के स्रावन अनियमित, अनियंत्रित, असंतुलित हो जाता है। इसी कारण इसे एंटी स्टेरिलिटी विटामिन भी कहते हैं। फिर नेक्स्ट फंक्शन है न्यूक्लिक एसिड तथा प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म में सहायक होता है। विटामिन ई न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन के चयापचय भी करता है। यह हीम प्रोटीन के संश्लेषण में भी सहायक होता है और इसके लिए कई अनुसंधान किए गए और अनुसंधान विशेष रूप से बंदरों और खरगोशों पर किए गए थे और उन्होंने देखा कि अगर विटामिन ई की कमी हो जाती है तो बंदरों और खरगोशों की पेशियों में डीएनए का संश्लेषण अधिक होता है। फिर यह विटामिन कोलेस्ट्रॉल तथा विटामिन डी की उपयोगिता भी प्रभावित करता है और ये मांसपेशियों की सामान्य क्रिया में भी विटामिन ई सहायक होता है। माइटोकॉन्ड्रिया के भीतरी भाग में विटामिन ई काफ़ी मात्रा में होते हैं और इसके कारण अगर ये विटामिन ई कम हो जाता है तो हृदय ऊतकों और पेशियों में कई प्रकार के विकार भी उत्पन्न हो जाते हैं। विटामिन ई यकृत को विषैले पदार्थों जैसे कार्बन टेट्राक्लोराइड से आदि से सुरक्षा प्रदान करते हैं, जिससे यकृत स्वस्थ रहता है और ठीक प्रकार से कार्य कर पाता है। ये हुए विटामिन ई के कार्य। इसको एक बार फिर शॉर्ट में देख लेते हैं।
विटामिन ए तथा कैरोटीन को ऑक्सीडाइज होने से रोकता है। फिर लाल रक्त कणिकाओं के निर्माण में सहायक होता है। कोशिकाओं की रचनात्मक एकता को बनाए रखता है। प्रजनन की क्रिया में सहायक होता है। न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म में सहायक होता है। कोलेस्ट्रॉल और विटामिन बी की उपयोगिता को भी प्रभावित करता है। ये मांसपेशियों की सामान्य क्रिया के लिए भी अति आवश्यक होता है। और विटामिन ई यकृत को विषैले पदार्थों से भी सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक है, अब हो गए विटामिन ई के कार्य। अब हम देखते हैं कि अगर विटामिन ई की हमारे शरीर में कमी हो जाए तो इसका क्या प्रभाव पड़ता है। वयस्कों में सामान्यतः इस विटामिन के प्रभाव जो है कम देखे गए हैं, क्योंकि वह आहार के द्वारा इस विटामिन की पूर्ति अपने शरीर में कर लेता है। बच्चों में इसकी कमी के प्रभाव अधिक देखे गए हैं। विटामिन ई के अभाव में शरीर में कई प्रकार की बीमारियां और विकृतियां उत्पन्न हो जाती हैं। इस विटामिन की कमी शरीर में नहीं होती, परंतु शरीर में अगर असंतृप्त फैटी एसिड्स की अधिकता हो जाती है तब इस विटामिन की कमी होती है। मतलब सामान्य अवस्थाओं में नहीं होती, पर असंतृप्त फैटी एसिड या पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड शरीर में अधिक हो जाए तो इस विटामिन की कमी हो जाती है और इसमें कई प्रकार के लक्षण हमारे शरीर में दिखाई देने लगते हैं। जैसा फर्स्ट अपन देखें तो प्रजनन शक्ति जो होती है वह कम हो जाती है। प्रजनन अंग जो होते हैं इस विटामिन की कमी से सुचारू रूप से कार्य नहीं कर पाते। यौन हार्मोन्स का स्रवण असंतुलित हो जाता है, जिससे कई प्रकार की शरीर में गड़बड़ियां उत्पन्न हो जाती है। गर्भाशय की कोशिकाएं धीरे धीरे नष्ट होने लगती है। गर्भ में भ्रूण की मृत्यु हो जाती है और पुरुषों में शुक्राणु उत्पन्न करने वाली जो कोशिकाएं होती है उसी का ही नाश हो जाता है और स्वस्थ शुक्राणु का निर्माण नहीं हो पाता। फिर क्या होता है कि अस्वस्थ कमजोर शुक्राणु क्या करते हैं, अंडाणु का फर्टिलाइजेशन करने में असमर्थ होते हैं और गर्भ धारण की क्रिया संपन्न नहीं हो पाती। दूसरा, इसकी कमी से यकृत का नेक्रोसिस होने लगता है। मनुष्य के यकृत में यह विषैले पदार्थ तथा हानिकारक पदार्थों को रोकता है। मतलब यकृत को विषैले तथा हानिकारक पदार्थों से रक्षा करता है। विटामिन ई के अभाव में क्या होता है कि यकृत में विषैले तत्वों का जमाव होने लगता है। विषैले तत्व यकृत की कोशिकाओं को नष्ट करने लगते हैं, जिसके कारण यकृत की कोशिकाएं धीरे धीरे नष्ट हो जाती है, मरने लगती है और यकृत की कोशिकाओं का मरना ही क्या कहलाता है, नेक्रोसिस। ठीक है, इस तरह ये क्या करती है, यकृत का नेक्रोसिस करती है। ठीक है, अब हम आते हैं इरिथ्रोसाइट हीमोलाइट्स जो है ये विटामिन ई की कमी से होने वाला रोग है या आरबीसी के नष्ट होने से क्या होता है, जब कभी भी हमारे शरीर में विटामिन ई की कमी हो जाती है तो हमारी जो आरबीसी है वह नष्ट होने लगती है और आरबीसी ठीक प्रकार से कार्य नहीं कर पाती, जिसके कारण हमें एनीमिया हो जाता है। और बच्चों में भी हीमोग्लोबिन जो है वह आरबीसी से अलग हो जाता है और उसे भी एनीमिया हो जाता है। फिर मांसपेशियों में ऐंठन होने लगती है। विटामिन के अभाव में शरीर की मांसपेशियां क्या होती है, कमज़ोर हो जाती है और कोशों में टूट फूट होने लगती है और मांसपेशियों में अनावश्यक संकुचन होने लगता है, जिससे पेशियों में बहुत दर्द होने लगता है, ऐंठन शुरू हो जाती है। इसके अतिरिक्त विटामिन ई की कमी के
कारण हृदय रोग, यकृत में घाव, नेक्रोसिस, मोनोपॉज के बाद हार्मोन्स आदि में असंतुलन हो जाता है। अतः हमें आहार के द्वारा विटामिन ए, ई पर्याप्त मात्रा में ग्रहण करना चाहिए। तो विटामिन ई की कमी से क्या होता है? प्रजनन क्षमता क्षीण हो जाती है या कमी आ जाती है। फिर यकृत में नेफ्रोसिस होने लगता है या यकृत का नेक्रोसिस हो जाता है। इरेथ्रोसाइट्स हीमोलाइसिस हो जाता है, मांसपेशियों में ऐंठन होने लगती है और इसके कारण हमें विटामिन ई पर्याप्त मात्रा में लेना चाहिए। हालांकि अगर विटामिन ई के प्राप्ति के साधन हम देखते हैं तो विटामिन ई सभी भोज्य पदार्थों में प्रचुर मात्रा में क्या होता है? पाया जाता है। गेहूँ, मक्का के भ्रूण के तेल में ये बहुत अधिक मात्रा में होता है और वनस्पति तेलों तथा वसा में भी विटामिन ई अधिक मात्रा में उपस्थित होता है या प्रचुर मात्रा में मिलता है। फल तथा सब्जियों में ये बहुत कम मात्रा में प्राप्त होता है। इसका सर्वोत्तम साधन देखें तो गेहूं के भ्रूण के तेल में अधिक होता है। सेफ्लॉवर का तेल जो होता है उसमें अधिक मात्रा में पाया जाता है। चावल के चौकोर के तेल में भी ये पाया जाता है। अलसी के तेल में पाया जाता है। ताड़ के तेल में पाया जाता है। बिनोले के तेल में, मार्जरीन जिसे कि डालडा कहते हैं, सोयाबीन में होता है। सोयाबीन का जो तेल है उसमें होता है। मूंगफली के तेल में होता है। रैपसीड का जो तेल होता है उसमें होता है। सरसों के तेल में होता है। ये इसके सर्वोत्तम प्राप्ति के साधन हैं। इसके अतिरिक्त तो उत्तम प्राप्ति के साधन है जैसे जौ है, जई का आटा है, चावल जो भूसा सहित होता है उसमें होता है, पॉलिश किए हुए चावल में भी होता है, संपूर्ण गेहूं के आटे में पाया जाता है। गेहूं का सफ़ेद आटा जिसे मैदा कहते हैं उसमें भी ये थोड़ा मात्रा में होता है। अब हम विटामिन ई की दैनिक मात्रा की चर्चा करते हैं तो भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR ने 1900 या 1989 में इस विटामिन की दैनिक प्रस्तावित मात्रा हमें दी थी। वह है कि अगर 0 से 1 वर्ष का शिशुअवस्था का बालक है तो उसे 3 से 4 मिलीग्राम प्रतिदिन आवश्यक होते हैं। बाल्यावस्था जिसमें 2 से 10 वर्ष का बालक है तो 5 से 7 मिलीग्राम पर डे आवश्यक होता है और किशोरावस्था 11 से 18 वर्ष इसको होता है 8 से 7 मिलीग्राम प्रतिदिन। वयस्क स्त्री या पुरुष है तो 8 मिलीग्राम प्रतिदिन आवश्यक है। गर्भवती स्त्री को 10 मिलीग्राम पर डे आवश्यक होता है। धात्री स्त्री को 10 मिलीग्राम प्रतिदिन आवश्यक होता है। विटामिन ई की दैनिक मात्रा जो है वो पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स पर निर्भर करती है। वयस्कों में यदि कुल ऊर्जा का 25% भाग वसा से ग्रहण किया जाता है तो 3 मिलीग्राम विटामिन ई पर्याप्त होते हैं बॉडी के लिए। परंतु अगर पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स की मात्रा को बढ़ा दिया जाए तो विटामिन ई की रिक्वायरमेंट्स भी बढ़ जाती है। अर्थात ये हमारे शरीर में पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड की मात्रा के अनुसार इसकी आवश्यकता होती है। तो अब हो गया हमारा बच्चों विटामिन ई कंप्लीट। आया समझ में? धन्यवाद।